पाकिस्तानी टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में 19 फरवरी को शुरू हुआ, 23 फरवरी को तमाम हो गया। पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी? क्या ये टीम बनाई ही सही नहीं गई थी, इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, या ये तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी? क्या ये बेस्ट अवेलेबल टीम थी या लड़के थे जो 11 में खिलाए गए? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब मौजूद हैं। यासिर हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में क्या हुआ सर? क्या ये बेस्ट अवेलेबल टीम थी इस वक्त जो बनाई गई, या टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम था? देखें, मेरे हिसाब से तो ये है कि ऑब्वियसली बेस्ट अवेलेबल तो हम कह सकते हैं, बट कुछ प्लेयर्स जो थे वो भी इंक्लूड हो सकते थे, क्योंकि फॉर्म जो है किसी मतलब जो इन फॉर्म बैट्समैन थे हमारे, जिन पे हम सोच रहे थे कि खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे, जिसके अराउंड थोड़ी सी पिछली 2 सीरीजों में बैटिंग चली और उन्होंने परफॉर्म भी किया था। उसमें थे साइम अयूब थे, फखर जमान थे, दोनों अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल से फिर जाहिर है, जिस तरह बाबर आजम का हमने प्लान में रखा था कि इसको वन डाउन कराएंगे और ओपन कराएंगे, तो ओपन में बाबर आजम चल नहीं सके, क्योंकि ओपन उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में तो की है, लेकिन थोड़े वनडे में उन्होंने ओपन की नहीं है। वो आइडिया उनको इनिंग बिल्ड करने का शायद उन्होंने पहले सीरीज में किसी में की होती तो वो थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में रहते। पहला मैच जो हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, बल्कि 2 मैच उससे पहले भी हारे हम ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड। हाँ जी, न्यूजीलैंड से हम हारे, तो वहां से हमारी टीम थोड़ी अंडर प्रेशर आ गई थी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े इवेंट में अंडर प्रेशर आई है। इससे पहले भी हमने देखा है पाकिस्तान आईसीसी के जितने भी इवेंट्स में गया है पास्ट में भी अंडर प्रेशर ही गया है। और पहले जो चीज अच्छी हो रही थी इस दफा वो भी नहीं हुई, और होम ग्राउंड में नहीं हुई। ये थोड़ा सा ये है कि इट इज वेरी कंसर्निंग कि पहले हम लोग मैच को अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता था तो हम किसी ना किसी तरीके से शिप स्टडी करके और फिनिश अच्छा कर लेते थे, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो या जिस चीज में हो। बट इस दफा हमने ये देखा कि हम उस फिनिशिंग में भी हम लैग कर रहे हैं। अंडर प्रेशर रहते हैं तो फिर अंडर प्रेशर ही रहते हैं, मतलब हमारे पास कोई वे आउट, कोई प्लान नहीं होता कि हम उस प्रेशर से निकल सके। तो ये भी अनफॉर्चुनेट रहा थोड़ा सा हमारे साथ। दिस इज समथिंग कंसर्निंग जी। लेकिन तो, इसमें आप जैसे ओपनिंग की बात कर रहे थे यासर, आपने हम तो चले साइम का तो पहले ही पता चल गया था, वो पहले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हम बगैर ओपनिंग जोड़ी के बगैर उतर रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यानी हमारे पास ये ऑप्शन था कि फखर के साथ आप इमाम को सिलेक्ट करते, इमाम की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी ठीक रही थी, लेकिन हमने बाबर को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ओपनिंग में लेकर आए, उससे ओपनिंग भी खराब हुई, वन डाउन पोजीशन भी खराब हो गई। तो आपके ख्याल में क्या जो सिलेक्टर्स थे उनके जहन में यह बात नहीं थी कि हम कैसे एक ओपनिंग जोड़ी के प्रोफेशनल ओपनर्स जो हैं उनके बगैर उतर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो था ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो लिया हमारे सिलेक्टर्स ने, तो जो मेरे ख्याल लेना नहीं चाहिए था। बाबर आपका नंबर 1 बैट्समैन है पाकिस्तान टीम का, और उसने ओवर द ईयर स्कोर किए हैं, और वैसे भी इतना अंडर प्रेशर था, उससे उस तरह की उसकी फॉर्म नहीं है जिस तरह की सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर की फॉर्म का। तो वो एक मेकशिफ्ट प्लान बनाना, मेरे ख्याल से शायद ये हम लोगों ने तसव्वुर किया था कि बैटिंग विकेट्स होंगी, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि उसको उसकी पोजीशन पे ही खिलाना चाहिए था। उसकी 19 सेंचुरी है, उस पे 6000 रन है, तो उसने तो शायद इनकार ना किया हो, क्योंकि मैं खुद नंबर 3 पे खेलता रहा और मुझे जब ओपन कराया था तो मैं बड़ा कंफर्टेबली उसमें एडजस्ट हो गया था। लेकिन उस वक्त ये था कि मैं नया टीम में आया था और फॉर्म भी अच्छी थी, तो इन दोनों चीजों के लिए फॉर्म का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो बाबर आजम का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से बाबर आजम वाला जो हमने किया है ये थोड़ा सा टीम के लिए अच्छा नहीं हुआ। हम तो ये सोचते थे कि टीम के होगा, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर रेगुलर ओपनर होते, वो अच्छा स्टार्ट देते, हमें एक अच्छी फाउंडेशन मिलती, तो उसके बाद फिर हम जो है गेम अवेयरनेस में रहते। तो उसमें ये हुआ कि हम इंडिया के अगेंस्ट तो हम टॉस जीत गए, और टॉस भी बड़ा अच्छा जीते हम लोग। ये था कि उस विकेट पे अगर 270-80 करते, सब यही बात कर रहे हैं, तो हमारा चांस जो था वो बढ़ सकता था इंडिया से जीतने का। लेकिन इंडिया ने हमें थ्रू आउट अंडर प्रेशर रखा उस मैच में,
और वो प्रेशर के साथ खेले, हम प्रेशर में खेले। नहीं मगर तो अब वो इंडिया ने अंडर प्रेशर रखा या पाकिस्तानी टीम गई ही प्रेशर में थी, या हमने पूरी थ्रू आउट दी बॉडी लैंग्वेज जो देखी है उसमें लगता है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल प्रेशर में थी और खौफ का शिकार थी बाकायदा। देखें, प्रेशर में तो बिल्कुल थी और इसमें कोई शक नहीं। और जो थे इंडिया के फेवर में थे। मैच से पहले ही जब न्यूजीलैंड से हम मैच हारे तो फैंस का और जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि मैच हो सकता है वन साइडेड हो जाए या इस तरह का कुछ हो। लेकिन जब टॉस जीता है, मैं बॉडी लैंग्वेज रिजवान की उस वक्त पॉजिटिव थी और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर ने बहुत अच्छा स्टार्ट भी दिया, वो 25-30 जो रन किए, अच्छे रन किए, लेकिन वहां से वो कहते हैं ना, वेंट विद इमोशंस। तो वहां पे अपने इमोशंस को होल्ड करने की जरूरत थी और हमारी सारी विकेट्स इसी तरह गई हैं। बड़े रॉन्ग टाइम पे हमारी विकेट्स गई हैं और इंडिया को राइट टाइम पे विकेट्स मिली हैं। तो ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, फिर बड़ी बन जाती हैं और वो मैच जो है बंदा हार जाता है। बट स्टिल ये था कि हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जब रिजवान और सऊद खेल रहे थे। रिजवान उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें कंसीड की है, नो डाउट, लेकिन उस वक्त प्रेशर टाइम था। उस प्रेशर को उन्होंने इसी तरह हैंडल किया कि उसको डॉट खेल के हैंडल करें। विकेट पे हाँ, स्टे ऑन द पिच किया। 40-46 रिजवान भी कर गए थे, लेकिन बड़े गलत टाइम पे उनकी विकेट गई है। तो वहां से अगर वो मोमेंटम पकड़ लेते, जिस तरह हमने देखा 1-2 ओवर पहले मोमेंटम आ गया था गेम में। और फिर सऊद शकील ने भी जब रिजवान के आउट होने के बावजूद उन्होंने मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी वो गेम अवेयरनेस उनसे जो है वो लॉस्ट हो गई और जहां पे फील्डर खड़ा था वहीं पे ऊंची शॉट खेल ली। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम 280-90 पे जा सकते थे और 280-90 पे हम इंडिया को पकड़ भी सकते थे। सही है सर, मतलब लेकिन हमारी हाँ चलिए, तो हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, अलग बात है, लेकिन हमारी बॉलिंग, अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हम 300 से ज्यादा रन्स खा रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट पे इंडिया खेला है, ऐसा लगता है कि अगर वो पहले खेल रहा होता तो पाकिस्तान की बॉलिंग को शायद 300 ही पड़ जाता और फिर विकेट्स भी नहीं हम ले सके उस तरह से। तो क्या पाकिस्तान की बॉलिंग में भी प्रॉब्लम चल रहा है, खासतौर पर जब हम एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं और इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, या न्यूजीलैंड भी दो स्पिनर्स के साथ तो टीमें आ ही रही हैं। तो आपके ख्याल में एक स्पिनर और वो भी इतना तजर्बाकार नहीं है या उसकी परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है, क्या आपके ख्याल में सिलेक्शन करते हुए ये प्रॉब्लम भी रहा है? देखिए, स्पिनर्स की जहां तक बात है तो सारी टीमों ने एक रेगुलर स्पिनर ही रखा है। जिस तरह का आप सिवाय न्यूजीलैंड ने 2 स्पिनर्स रखे, सेंटनर और ब्रेसवेल, और दोनों ने परफॉर्म किया है। मतलब दोनों ने परफॉर्म किया है। ऑफ स्पिनर का परफॉर्मेंस देना रियर है वनडे क्रिकेट में आजकल, क्योंकि उसका बॉल अंदर आता है। राइट हैंडर बैट्समैनों के लिए ज्यादा आसान है पिक करना। लेकिन उन्होंने स्पिनर पे रिलाय किया। हम लोग ये थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए कि हम लोग के पास एक रेगुलर स्पिनर तो इब्रार की सूरत में है, लेकिन जो हमारे जो इर्रेगुलर स्पिनर है उनका वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता जो अक्षर पटेल का और जडेजा का होता है या वो सचिन रविंद्रा का होता है। वो थोड़े से अच्छे बॉल करते हैं, जान से बॉल करते हैं और बड़े अरसे से वो करते आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हमारा जो मेरे ख्याल से आइडिया यही था कि इब्रार के साथ ये लोग चिप इन करेंगे। सलमान अली आगा है, वो लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छे बॉल करता है, लेकिन वही बात है, जब चीजें जब खराब होना शुरू होती हैं तो फिर जहरी बात है, फिर आपका जो वीक लिंक होता है वो नॉन रेगुलर बॉलर्स ही होते हैं।